प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालसून पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी आज से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करेगी पूछताछ। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज भी जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा विचार विमर्श। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। भारत ने संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने की हमले की निंदा। आईपीएल के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने, तो वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालसून पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में अत्याधुनिक ग्यालसून पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह अस्पताल भारत सरकार की मदद से बना है। ये अत्याधुनिक अस्पताल है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह अस्पताल बहुत लोगों की मदद करने में सक्षम होगा। और भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो गए हैं और इस मौके पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनका अभिवादन किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रुप ग्यालपो से सम्मानित किया गया, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। आज से ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का टेस्ट किया। ये रूटीन कार्रवाई के तौर पर हुआ। इससे पहले कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराने, आबकारी घोटाले में केजरीवाल की भूमिका के बारे में गहन जांच और अपराध से अर्जित आय का पता लगाने के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक की कस्टडी में भेजा जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां पर सीसीटीवी कवरेज हो। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस बीच वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल पाएंगे। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट घर के बने खाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती है तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने सभी अदालतों के चक्कर काटे हैं, लेकिन अंततः कल उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा गया। नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट यस्टरडे और ये हम सबके संज्ञान में है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि केजरीवाल क्या जेल से सरकार चलाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की सरकार संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए। अब क्या एक सवाल उठता है जो एक टेक्निकल सवाल भी और संवैधानिक सवाल भी है, क्या वो अब सरकार जेल से चलेगी? हमने तो सुना था सर, जो गुंडा राज चलता था जेल से, अब दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? नई तरह की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है अरविंद केजरीवाल की लोगों से और आम आदमी पार्टी से, तुरंत के तुरंत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले। दिल्ली की सरकार अब जेल से नहीं चलनी चाहिए, दिल्ली की सरकार संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए। क्या अब अफसर जो है जेल के अंदर जाके साइन कराएंगे क्या? अब दिल्ली की हालत ये हो गई है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो और नया मुख्यमंत्री दिल्ली का चुना जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में दिल्ली के आईटीओ के पास शहीदी पार्क में आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में आपके विधायक, मंत्रियों समेत तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे। आपके विरोध प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। और अब बात 24 की चुनौती की। तो लोकसभा उम्मीदवारों के बाकी बचे नामों पर विचार के लिए आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। बैठक में यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बाकी बचे लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी अभी तक कुल 4 सूची जारी कर चुकी है। माना ही जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद जल्दी ही बीजेपी कई राज्यों में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बीजेपी ने मेघालय की 2 सीट अपने सहयोगी दल को दी है, जबकि लक्षद्वीप सीट पर भी एनसीपी अजीत पवार गुट के समर्थन का ऐलान किया है। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, गैंसड़ी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दुधनी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतरथ का नाम शामिल है।
केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार दौरों की समन्वय एवं आयोजन हेतु 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति देश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस दिन किस प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाना है, ये तय करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तंजावुर में आज सुबह की सैर के दौरान चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान वो वहां पर मौजूद बच्चों से भी मिलते हुए दिखाई दिए। बेंगलुरु दक्षिण सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची से गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का आग्रह किया। साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या ने मतदाताओं से भी 25 मार्च से पहले मतदाता सूची से नाम कटने की स्थिति में फिर से नाम के लिए आवेदन करने को कहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, भाजपा नेता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की है। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली की स्थिति धारा 355 लागू करने की है। साथ साथ उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में लोगों तक ना पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की है। लैंड माफिया सबका जमीन ले लिया। फसली जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड, उसको बदल कर भेरी कर दिया और समुंदर का जो सॉल्टी वाटर वो अंदर लेके आए। जितना ट्रीज है काट दिया। जॉब कार्ड का पैसा अकाउंट नंबर बदल के मार दिया। एक का नहीं, हजारों का जॉब कार्ड का पैसा गरीब के पास नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो नहीं जा रहा है। और क्या बोलूं, कई गांव में कोई यंग लड़का है नहीं, क्योंकि सब यंग लड़का, हिंदू लड़का जो है चुन चुन के मार मार के भगा दिया गांव से, और हिंदू लड़की और औरत जो है खींच के लेके गया। संदेश खाली का आज जो अवस्था है ये अफगानिस्तान जैसा कुछ कम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का मदद लेके वहाँ पर हम जितना भी मदद कर सके हम करें, लेकिन it is a situation ideal for imposition of 355. करीब 20 वर्षों से भारत में वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की टीम उसे लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ताजा मामला 2020 में दर्ज किया गया था।
उसके पूरे गिरोह को सिटी क्राइम ब्रांच ने खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पुजारी ने अपने निर्वासन में देरी करने के लिए एक चीनी महिला से शादी कर ली थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के प्रयास लगातार जारी रहे। यही वजह है कि करीब 20 साल के बाद उसे कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस लाया गया है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सियाचिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सेना के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम ने सूर्योदय के साथ ही दूसरे दिन अपना काम शुरू कर दिया है। ये काम सूर्यास्त तक चलेगा। इससे पहले सर्वे की टीम ने कल दोपहर में नमाज से पहले सर्वे का काम किया था। टीम ने भीतर जाकर परिसर की लंबाई और चौड़ाई नापी और वीडियोग्राफी की। सर्वे के लिए प्रशासन ने भोजशाला परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज देश मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत माता के महान सपूत शहीद आजम शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को नमन कर रहा है। ये तीनों आज़ादी के गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र आज मां भारती के सच्चे सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। शहीद दिवस पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। यही कालखंड 12 साल के बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव है। किशोर अवस्था में खेत खलिहान में हंसते कूदते उस बालक को जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नई प्रेरणा दी। 23 मार्च को भगत सिंह जी को उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, जीवन के सारे सपने मां भारती की आजादी के लिए समाहित कर दिए। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा हैं। और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती है। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बस के पलटने से 25 लोग घायल हो गए हैं। बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। देवली मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 102 लोग सवार थे। अनियंत्रित होकर देवली मोड़ के पास पलट गई। 25 लोग घायल हुए। तत्काल घायल लोगों को सदर अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया गया। बचाव कार्य जारी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 70 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 3 हथियारबंद हमलावरों ने मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस सिटी हॉल के अंदर गोलीबारी की। घटना स्थल पर त्वरित सुरक्षा कार्रवाई टीम स्वैट को बुलाया गया है। वहां पर 70 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टर पीड़ितों की सहायता में लगे हुए हैं। इस परिसर की छत पर भीषण आग लगी है और विशेष रूसी सुरक्षा बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। दमकल कर्मियों ने इमारत से करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। रूस के मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका ने इस हमले पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हमले की तस्वीरें डरावनी हैं। फिलहाल हमले में यूक्रेन की भूमिका का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका की ओर से घटना से यूक्रेन का कनेक्शन खारिज किए जाने पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन को उसके पास मौजूद कोई भी जानकारी तुरंत मॉस्को को देनी चाहिए या फिर ऐसे बयान देना बंद कर देना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोल्याक ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा है कि कीव का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर कहा है कि मॉस्को में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की भयावहता अस्वीकार्य है। इस जघन्य कृत्य की इटली सरकार कड़ी और पूरी तरीके से निंदा करती है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को भयावह बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और घायलों के साथ साथ रूसी लोगों के साथ भी हैं। इन जघन्य कृत्यों के कारणों को निर्धारित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को भयानक बताया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा है कि हमले की पृष्ठभूमि जल्दी स्पष्ट की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हम रूस से आ रही खबरों से निराश हैं। हमारी एकजुटता पीड़ितों, उनके परिवारों और रूसी लोगों के साथ है। स्पेन किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा सर्बिया, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, उज्बेकिस्तान, ग्रीस, स्पेन,
मोंटेनेग्रो, माल्टा और चेक गणराज्य आदि देशों ने की है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद रुक कर लेते हैं खेल की खबरों का। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के अंतिम 4 में आज किदाम्बी के सामने चीनी ताइपे की लिन चुनयी की चुनौती होगी। शुक्रवार की देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में किदाम्बी ने चीनी ताइपे के ही चिया हाओ ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। और इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इस मैच में ऋषभ पंत की लंबे समय बाद मैदान पर वापसी होगी। वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान की भूमिका में होंगे। ऋषभ दिसंबर 2022 में हुई कार दुर्घटना के बाद लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। वहीं आज दिन का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के साथ आगाज किया। पहले ही मैच में सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई ने 8 गेंद के शेष रहते हुए 6 विकेट से मैच जीत लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालसुएन जित्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी आज से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करेगी पूछताछ। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज भी जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा विचार विमर्श। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। भारत ने संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने की हमले की निंदा। आईपीएल के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने, तो वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालसुएन जित्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में अत्याधुनिक ग्यालसुएन जित्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह अस्पताल भारत सरकार की मदद से बना है। ये अत्याधुनिक अस्पताल है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह अस्पताल बहुत लोगों की मदद करने में सक्षम होगा। और भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो गए हैं और इस मौके पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनका अभिवादन किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। आज से ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का टेस्ट किया। ये रूटीन कार्रवाई के तौर पर हुआ। इससे पहले कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटीरियल से आमना सामना कराने, आबकारी घोटाले में केजरीवाल की भूमिका के बारे में गहन जांच और अपराध से अर्जित आय का पता लगाने के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक की कस्टडी में भेजा जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां पर सीसीटीवी कवरेज हो। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस बीच वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल पाएंगे। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट घर के बने खाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती है तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने सभी अदालतों के चक्कर काटे हैं, लेकिन अंततः कल उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा गया। नहीं रहा जहां अरविंद केजरीवाल गए नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को, अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। ही हैज बीन सेंट टू रिमांड बाय द लोअर कोर्ट यस्टरडे और ये हम सबके संज्ञान में है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि केजरीवाल क्या जेल से सरकार चलाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की सरकार संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए। अब क्या एक सवाल उठता है जो एक टेक्निकल सवाल भी और संवैधानिक सवाल भी है, क्या वो अब सरकार जेल से चलेगी? हमने तो सुना था सर, जो गुंडा राज चलता था जेल से, अब दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? नई तरह की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है अरविंद केजरीवाल की लोगों से और आम आदमी पार्टी से, तुरंत के तुरंत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले। दिल्ली की सरकार अब जेल से नहीं चलनी चाहिए, दिल्ली की सरकार संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए। क्या अब अफसर जो है जेल के अंदर जाके साइन कराएंगे क्या? अब दिल्ली की हालत ये हो गई है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो और नया मुख्यमंत्री दिल्ली का चुना जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में दिल्ली के आईटीओ के पास शहीदी पार्क में आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में आपके विधायक, मंत्रियों समेत तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे। आपके विरोध प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। और अब बात 24 की चुनौती की। तो लोकसभा उम्मीदवारों के बाकी बचे नामों पर विचार के लिए आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। बैठक में यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बाकी बचे लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी अभी तक कुल 4 सूची जारी कर चुकी है। माना ही जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद जल्दी ही बीजेपी कई राज्यों में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बीजेपी ने मेघालय की 2 सीट अपने सहयोगी दल को दी है, जबकि लक्षद्वीप सीट पर भी एनसीपी अजीत पवार गुट के समर्थन का ऐलान किया है। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, गैंसड़ी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दुधनी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतुर्थ का नाम शामिल है।
केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार दौरों की समन्वय एवं आयोजन हेतु 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति देश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस दिन किस प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाना है, ये तय करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तंजावुर में आज सुबह की सैर के दौरान चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान वो वहां पर मौजूद बच्चों से भी मिलते हुए दिखाई दिए। बेंगलुरु दक्षिण सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची से गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का आग्रह किया। साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या ने मतदाताओं से भी 25 मार्च से पहले मतदाता सूची से नाम कटने की स्थिति में फिर से नाम के लिए आवेदन करने को कहा। भाजपा नेता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की है। उन्होंने कहा है कि संदेशखाली की स्थिति धारा 355 लागू करने की है। साथ साथ उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में लोगों तक ना पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की है। लैंड माफिया सबका जमीन ले लिया, फसली जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड उसको बदल कर भेरी कर दिया और समुंदर का जो सॉल्टी वाटर वो अंदर लेके आए, जितना ट्रीज है काट दिया, जॉब कार्ड का पैसा अकाउंट नंबर बदल के मार दिया। एक का नहीं हजारों का जॉब कार्ड का पैसा गरीब के पास नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो नहीं जा रहा है। और क्या बोलूं, कई गांव में कोई यंग लड़का है नहीं, क्योंकि सब यंग लड़का हिंदू लड़का जो है चुन चुन के मार मार के भगा दिया गांव से, और हिंदू लड़की और औरत जो है खींच के लेके गया। संदेशखाली का आज जो अवस्था है ये अफगानिस्तान जैसा कुछ कम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का मदद लेके वहाँ पर हम जितना भी मदद कर सके हम करें, लेकिन it is a situation ideal for imposition of 355. करीब 20 वर्षों से भारत में वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की टीम उसे लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ताज़ा मामला 2020 में दर्ज किया गया था। उसके पूरे गिरोह को सिटी क्राइम ब्रांच ने खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पुजारी ने अपने निर्वासन में देरी करने के लिए एक चीनी महिला से शादी कर ली थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के प्रयास लगातार जारी रहे। यही वजह है कि करीब 20 साल के बाद उसे कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस लाया गया है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सियाचिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सेना के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम ने सूर्योदय के साथ ही दूसरे दिन अपना काम शुरू कर दिया है। ये काम सूर्यास्त तक चलेगा। इससे पहले सर्वे की टीम ने कल दोपहर में नमाज से पहले सर्वे का काम किया था। टीम ने भीतर जाकर परिसर की लंबाई और चौड़ाई नापी और वीडियोग्राफी की। सर्वे के लिए प्रशासन ने भोजशाला परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन
3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज देश मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत माता के महान सपूत शहीद आजम शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को नमन कर रहा है। ये तीनों आज़ादी के गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र आज मां भारती के सच्चे सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। शहीद दिवस पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। यही कालखंड 12 साल के बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव है। किशोर अवस्था में खेत खलिहान में हंसते कूदते उस बालक को जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नई प्रेरणा दी। 23 मार्च को भगत सिंह जी को उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, जीवन के सारे सपने मां भारती की आजादी के लिए समाहित कर दिए। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा हैं। और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती है। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बस के पलटने से 25 लोग घायल हो गए हैं। बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। देवली मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 102 लोग सवार थे। अनियंत्रित होकर देवली मोड़ के पास पलट गई। 25 लोग घायल हुए। तत्काल घायल लोगों को सदर अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया गया। बचाव कार्य जारी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 70 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 3 हथियारबंद हमलावरों ने मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस सिटी हॉल के अंदर गोलीबारी की। घटना स्थल पर त्वरित सुरक्षा कार्रवाई टीम स्वैट को बुलाया गया है। वहां पर 70 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टर पीड़ितों की सहायता में लगे हुए हैं। इस परिसर की छत पर भीषण आग लगी है और विशेष रूसी सुरक्षा बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। दमकल कर्मियों ने इमारत से करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। रूस के मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका ने इस हमले पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हमले की तस्वीरें डरावनी हैं। फिलहाल हमले में यूक्रेन की भूमिका का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका की ओर से घटना से यूक्रेन का कनेक्शन खारिज किए जाने पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन को उसके पास मौजूद कोई भी जानकारी तुरंत मॉस्को को देनी चाहिए या फिर ऐसे बयान देना बंद कर देना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल
पोडोल्याक ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा है कि कीव का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर कहा है कि मॉस्को में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की भयावहता अस्वीकार्य है। इस जघन्य कृत्य की इटली सरकार कड़ी और पूरी तरीके से निंदा करती है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को भयावह बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और घायलों के साथ साथ रूसी लोगों के साथ भी हैं। इन जघन्य कृत्यों के कारणों को निर्धारित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को भयानक बताया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा है कि हमले की पृष्ठभूमि जल्दी स्पष्ट की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हम रूस से आ रही खबरों से निराश हैं। हमारी एकजुटता पीड़ितों, उनके परिवारों और रूसी लोगों के साथ है। स्पेन किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा सर्बिया, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, उज्बेकिस्तान, ग्रीस, स्पेन, मोंटेनेग्रो, माल्टा और चेक गणराज्य आदि देशों ने की है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद रुक कर लेते हैं खेल की खबरों का। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के अंतिम 4 में आज किदाम्बी के सामने चीनी ताइपे की लिन चुनयी की चुनौती होगी। शुक्रवार की देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में किदाम्बी ने चीनी ताइपे के ही चिया हाओ ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। और इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इस मैच में ऋषभ पंत की लंबे समय बाद मैदान पर वापसी होगी। वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान की भूमिका में होंगे। ऋषभ दिसंबर 2022 में हुई कार दुर्घटना के बाद लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। वहीं आज दिन का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के साथ आगाज किया। पहले ही मैच में सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई ने 8 गेंद के शेष रहते हुए 6 विकेट से मैच जीत लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।